2022 की शुरुआत होने जा रही है, कुछ ही सेशन बचे हैं और एक बहुत बढ़िया तेजी बाजार में हमने देखी है। तो आज इसी श्रृंखला में खास बातचीत करते हैं हमारी आज की मेहमान से, राधिका गुप्ता जी से। आउटलुक 2022 हमारे साथ कई सारे जाने माने चेहरे जुड़ते हैं और आज इसी श्रृंखला में बातचीत करने के लिए इडलवाइस एसेट मैनेजमेंट की राधिका मैम हमारे साथ मौजूद भी हैं। राधिका जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैम 2021 इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए एक ड्रीम रन काइंड ऑफ लेकर आया। 20% का एग्जॉर्बिटेंट गेन रहा इंडेक्स पे और 50% के आसपास गेन मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिला। यूजुअली इस तरह के रिटर्न नहीं देखने को मिलते हैं इंडेक्स में, और आप तो इतने सालों से बाजार को ट्रैक कर रही हैं, ज्यादा बखूबी समझती हैं इस चीजों को। क्या मान के चले रिटेल इन्वेस्टर्स, क्या सिचुएशन 2022 की भी ऐसी रहेगी या ये वन ऑफ था? अभी इतना आसानी से बाजार से पैसा नहीं निकलता? देखिए, आई थिंक नमस्कार एंड विशिंग ऑल योर व्यूअर्स अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आई थिंक आपने सवाल की शुरुआत बहुत अच्छी बात से की है कि 2021 बहुत अच्छा साल रहा है इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए भी, और इस बात के लिए भी कि चाहे वो डीमैट अकाउंट होल्डर्स हो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हो, बहुत नए निवेशक भी बाजार में आए हैं, चाहे म्यूचुअल फंड के जरिए या डायरेक्ट इक्विटी के जरिए, और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। दूसरी बात, उन्होंने 2021 में बिल्कुल कोई करेक्शन नहीं देखा है, यही 5-10% का छोटा मोटा करेक्शन जो अभी गया है वो देखा है। मैं यही कहूंगी निवेशकों से कि हालांकि आउटलुक देना और प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, 2022 में अपनी एक्सपेक्टेशंस कम रखिए। आई थिंक 2021 में हम कोविड से वापस आ रहे थे एंड इक्विटी रिटर्न्स जनरली ये जो आपने 20 से 20%, 50% मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट में देखा है, इट इज नॉट अ नॉर्मल फिनोमेना। ऐसे साल भी होंगे जहां इक्विटी में आपको बहुत कमाई नहीं होगी, ऐसे साल भी होंगे जहां इक्विटी में आपको नुकसान होगा। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस आगे के लिए मॉडरेट रखिए, खासकर इन वैल्यूएशन लेवल से। अगर उससे बेटर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर इकोनॉमिक रिकवरी कंटिन्यू हुई, अर्निंग्स बहुत अच्छी हुई, ये बेटर हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां तक एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़ा कम होनी चाहिए। राधिका मैम, इसी का ही फर्दर फॉलो अप सवाल रहेगा, क्योंकि अब तक वो सेक्टर्स चल रहे थे जो कि स्ट्रांगली रिकवरी मोड में थे। मिसाल के तौर पर रियल स्टेट, क्या शानदार तेजी आते हुए दिखाई पड़ी, मेटल में एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई पड़ी, डिमांड सिनेरियो था, और आईटी तो ऑब्वियसली होता है, ऑल टाइम फेवरेट बना हुआ है। तो क्या मानने हैं, 2022 अभी भी यही आगे रहेंगे सबसे ज्यादा, या अब थोड़ा फेरबदल होगा इंडेक्स में और शायद वापस जो ट्रेडिशनल थे वो वापस आगे आते हुए दिखाई पड़ेंगे? आई थिंक दो बातें हम कहेंगे। पहली बात तो ये जो इकोनॉमी लिंक्ड सेक्टर्स है जिनका आपने जिक्र किया है, हमारा मानना है कि ये हालांकि रिकवर किए हैं, ये काफी साल से सप्रेस्ड रहे हैं। ज्यादातर इंडेक्स की ग्रोथ, कंजम्पशन एक्सेट्रा ऐसे नामों से है। तो हमें भी अभी भी लगता है कि अगर अर्निंग साइकिल कंटिन्यू हुई, कैपेक्स का रिवाइवल हुआ, तो जैसे सेक्टर्स हैं, सीमेंट है, इंडस्ट्रियल्स है, कुछ गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिए हैं पीएलआई के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे सेक्टर्स will continually do well। दूसरा हमारा लेकिन ये मानना है कि ये जो सेक्टर बेस्ड एक्टिविटी है ये कम हो जाएगी। सेक्टर बेस्ड जो ट्रेंड्स हैं कि ये क्षेत्र बहुत आगे कर रहा है, ये बहुत आगे कर रहा है, और थोड़ा सा 2022 स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा रहेगा। तो आपको सेक्टर्स में घुस के थोड़ा सा स्टॉक पिकिंग पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा विद इन अ पर्टिकुलर सेक्टर। ओके, अच्छा राधिका, आपने एक ट्विटर पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि 2021 में आपने बहुत सारी लर्निंग ली है, और वो ऑलमोस्ट जो आपने लर्निंग ली है वो सही में बाजार के लिए बिल्कुल डिसरप्टर बन के आए सामने। 2021 में आईपीओज आए और आईपीओज की भरमार रही। वैल्यूएशन तो अपनी जगह है, कामकाज भी है, लेकिन इसको कैसे लिया जाए? ओल्ड इकोनॉमी वर्सेस न्यू इकोनॉमी पहला, और दूसरा जो नई इकोनॉमी के स्टॉक्स भी हैं उसमें भी ओल्ड बिजनेस या न्यू बिजनेस, ये डायलेमा जरा दूर करें, कैसे इसको चुना जाए? तो आई थिंक पहली बात तो जो आपने 2021 में आईपीओ मार्केट में देखा है वो खत्म नहीं होने वाला 2022 में, क्योंकि ये जो न्यू इकोनॉमी कंपनीज हैं, जैसे इंडिया जैसी इकोनॉमी में जहां बहुत सारे क्षेत्र हैं, आपकी बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, एक्सचेंजेस हैं, न्यू एज फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ये लिस्टेड यूनिवर्स का हिस्सा ही नहीं थी। तो इनका लिस्टेड यूनिवर्स में आईपीओ के माध्यम से आना, प्राइवेट इक्विटी को एग्जिट देना, इतना जो देश में पैसा आया है प्राइवेट इक्विटी के माध्यम से, ये तो होता रहेगा। तो
आपके पास ओल्ड इकोनॉमी कंपनीज भी आएंगी, न्यू इकोनॉमी कंपनीज भी आएंगी। अब जहां तक न्यू इकोनॉमी कंपनीज की बात है, और ये मैंने ट्विटर पे भी लिखा था, इनको एनालाइज करने का एक हमें नजरिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो मैट्रिक्स हम ओल्ड इकोनॉमी के लिए यूज करते थे, कंसिस्टेंट कंपाउंडर, आरओई, वो शायद न्यू इकोनॉमी के लिए लागू ना हो। और ये भी नहीं कह सकते कि सारे न्यू इकोनॉमी कंपनीज लॉस मेकिंग है, इनमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इनमें रिस्क भी बहुत हैं। तो आई थिंक एक तो नजरिया बदलना पड़ेगा, एक फाइन ग्रेन एनालिसिस करना पड़ेगा। एंड आई थिंक अल्टीमेटली अच्छी कंपनी है। जो मेट्रिक्स होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, यूनिट इकोनॉमिक्स के, ये हमें बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे। लेकिन मैं निवेशकों को कहूंगी कि आईपीओ में जब आप निवेश करें, क्योंकि यहाँ गलतियां भी बहुत होती हैं, तो बहुत सोच समझ कर निवेश करें। सिर्फ लिस्टिंग डे गेन्स के लिए और हाइप के बेसिस पे ना निवेश करें, ये बहुत जरूरी है। तो अगर आउट ऑफ 100 पोर्टफोलियो में कंपनीज को रखना हो, तो कितना परसेंट आप मानेंगे कि ओल्ड इकोनॉमीज को रखना चाहिए और कितना परसेंट न्यू इकोनॉमीज के साथ जाना चाहिए? आई थिंक आपका कोर पोर्टफोलियो तो विल रिप्रेजेंट इंडेक्स लिंक्ड कंपनीज, जो लार्ज कैप, आपकी मिड कैप कंपनीज हैं। अभी जैसे हम अपने केस में एक डेडिकेटेड फंड चलाते हैं, आईपीओ फंड, टू गिव पीपल एक्सपोजर टू न्यू इकोनॉमी कंपनीज। तो मुझे लगता है ये आपके पोर्टफोलियो का एक सैटेलाइट हिस्सा हो सकता है। कुछ जो ये न्यू इकोनॉमी कंपनीज हैं, ये इतनी बड़ी हैं कि ये ऑटोमेटिकली बाय द वे इंडिसेस में आ जाएंगी। तो अगर आप जैसे इंडेक्स फंड होल्ड कर रहे हैं, लार्ज कैप फंड होल्ड कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी शायद उसका हिस्सा है। लेकिन नई इकोनॉमी कंपनीज को वक्त लगेगा। तो या तो आप फंड रूट के जरिए देखिए, या आप इनको सैटेलाइट तरीके से निवेश करना शुरू करिए। इंपॉर्टेंट ये है कि चाहे जितना भी हिस्सा हो, आप समझ के निवेश करें। अच्छा राधिका मैम, एक बात और बताएं, जिस तरह का एक्साइटमेंट है मार्केट्स को लेकर, डीमैट अकाउंट अपने ऑल टाइम हाइस पर आ गए हैं, एसआईपीज अपने ऑल टाइम हाइस पर आ गए हैं, आईपीओ मार्केट में 1.25 लाख करोड़ रुपए रेज कर लिए गए हैं फ्रेश इश्यूज के जरिए। तो इतना एक्साइटमेंट ये बना रहने वाला है क्या, या ये वन ऑफ मान के चले एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर था? आई थिंक आंसर कुछ बीच में है। आई थिंक ये नहीं है कि ये चला जाएगा, क्योंकि एक नया यंग पॉपुलेशन इंडिया का, बहुत एस्पिरेशनल मिलेनियल इन्वेस्टर, यंग इन्वेस्टर, एक बहुत बड़ा फोर्स बन रहा है, जो पैसा अपना ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में नहीं रखना चाह रहा। स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस, म्यूचुअल फंड्स की अवेयरनेस, म्यूचुअल फंड सही है जैसी चीजों से, और एक्सेसिबिलिटी थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बढ़ गई है। तो आई थिंक ये एक स्ट्रक्चरल चेंज तो है अपने मार्केट में कि इतने लोग आ रहे हैं। हाउएवर मैं ये भी कहूंगी कि ये जो सारे नए लोग आ रहे हैं, जो सारे अकाउंट्स खुल रहे हैं, इन्होंने एक करेक्शन देखा नहीं है। और हम आमतौर से देखते हैं कि एक करेक्शन के बाद थोड़ा सा जो फ्रॉथ मार्केट में आता है, वो चला भी जाता है। तो ये हमें भी देखना पड़ेगा कि 15-20% का बाजार में करेक्शन हो तो इसका रिएक्शन कैसा है। लेकिन मुझे लगता है ये एक ब्रॉडली स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। अच्छा मैम, कॉर्पोरेट अर्निंग्स की अगर बात करें तो अब तक जो सिनेरियो बहुत ही मिला जुला था। इंटरेस्ट कॉस्ट ईज आउट, क्योंकि बॉटम के आसपास इंटरेस्ट रेट्स हैं, इसलिए कंपनीज की जो अर्निंग्स हैं उसको मार्जिन में सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इनपुट कॉस्ट बढ़ा है, तो उसका भी इंपैक्ट है। सबसाइड होके एक नॉर्मलाइज सिचुएशन क्या मान के चले, सेकेंड हाफ ऑफ FY23 दिखेगा? I think we will have to wait and watch. अब तक actually I think 2021 में corporate earnings एक positive surprise रही हैं लास्ट क्वार्टर में, और अब हमें थोड़ा दिख रहा है कि कुछ सेक्टर्स में इन्फ्लेशन लिंक्ड जो प्रेशर्स हैं वो दिखने शुरू हो गए हैं। दूसरा, अगर कोविड की थर्ड वेव थोड़ी सी सीरियस हो गई और इट इम्पैक्ट सम सेक्टर्स, तो हमें अर्निंग्स का इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। बट आई थिंक एक ट्रेजेक्ट्री तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने गाइड कर दी है। तो आई थिंक अगले साल की मिडिल में हमें जाके देखना पड़ेगा कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा अर्निंग्स पे। मैम, क्योंकि जो सिनेरियोज बनने शुरू हो गए हैं उसमें एक हायर साइड पे क्रूड, टेपरिंग की बातचीत, लॉकडाउन का इम्पैक्ट, ये कुछ ऐसे हेडविंड्स हैं जो कि मार्केट अब फेस करना शुरू कर रहा है। इंटरेस्ट रेट सिनेरियो अगर यहां से बढ़ना शुरू हो गया तो वो एक और ऐड कर देगा फर्दर दिक्कतों में। तो क्या माने, ये अब रहेंगी यहां से, ये दिक्कतें आने वाली हैं, या अभी नहीं, अभी भी सिचुएशन इतनी खराब नहीं है, अभी भी लॉन्ग टर्म सिचुएशन या सिनेरियो ठीक ही रहने वाला है? तो आई थिंक 3 बातें हैं। एक तो
कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देखना पड़ेगा। एंड आई थिंक स्ट्रक्चरली इंडिया एक 10 साल के कॉर्पोरेट अर्निंग्स लो से वापस तो आ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इंटरम वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी। दो बातों का आपने जिक्र किया, एक तो कोविड की बात और एक इंटरेस्ट रेट्स की बात। आई थिंक इंटरेस्ट रेट्स एक ज्यादा गौर करने वाली बात है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो जो इतना बाजार में इजी लिक्विडिटी आया है, जिसने आईपीओ मार्केट को फ्यूल किया है, जिसने इतना निवेश फ्यूल किया है, वो जैसे कम होगा तो उसका इंपैक्ट हमें जरूर गेज करना पड़ेगा और वो माइनर नहीं हो सकता। जहां तक कोविड की बात है, ये ज्यादा कहना मुश्किल है, क्योंकि आप कोविड वेव 2 भी देखें तो उसका वाइल हेल्थ इंपैक्ट बहुत सिवियर था इंडिया में, मार्केट्स पे बहुत सिवियर इंपैक्ट नहीं था। तो कोविड को मेरे हिसाब से गेज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंटरेस्ट रेट और ये जो इजी लिक्विडिटी गई जाएगी, इसका इंपैक्ट आई थिंक देखना बहुत जरूरी है, खासकर टेक्नोलॉजी ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर्स व्हिच हैव डन वेरी वेल इन द लास्ट 18 months। अच्छा मैम, अब वापस मैं उसी तरफ आता हूं जहां से हमने बात शुरू की थी। सबसे पहले तो जो भी न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जिसमें आप अब फिनटेक कंपनीज या प्लेटफॉर्म कंपनीज या एक नए तरह के कारोबार आ रहे हैं, जिनमें अब तक मिसाल के तौर पर ऐसी कई कंपनियां जिनका प्रॉफिट महज 4 करोड़ है या साल का, या लॉस मेकिंग है, लेकिन उनको लाख करोड़ से ऊपर के वैल्यूएशन मिल रहे हैं और कई दिग्गजों से ज्यादा वैल्यू बाजार मानकर चल रहा है। तो इसके लिए दोनों तरह के पक्ष हैं। कुछ लोग कहते हैं इसका वैल्यूएशन ठीक है और बढ़िया होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अभी फेयरली वैल्यूड नहीं है। तो कहां पे इसका ब्लेंड बनाया जाए? तो मैं एक स्टेटिस्टिक देती हूँ। हम जो अपना आईपीओ फंड चलाते हैं, पिछले साल करीबन 50 से 60 आईपीओ हुए होंगे, ज्यादातर न्यू इकोनॉमी। हमने उनमें से 15 में पार्टिसिपेट किया। अब 0 में भी नहीं पार्टिसिपेट किया और 50 में भी नहीं पार्टिसिपेट किया। एंड आई थिंक आंसर इज समवेयर इन द मिडिल। मुझे लगता है सिर्फ ये कहना कि ये जो न्यू इकोनॉमी कंपनीज हैं, क्योंकि ये लॉस मेकिंग है, जैसे जब एक फूड डिलीवरी कंपनी की लिस्टिंग हुई थी तो बहुत ही एनालिसिस चल रहे थे, तो अगर सारे रेस्टोरेंट्स ले लें और सारे रियल्टी कंपनीज ले लें, उनको सबको मिला लें तो इसकी वैल्यूएशन उससे ज्यादा नहीं है। वो नजरिया थोड़ा देखना गलत है, क्योंकि ये अलग तरह के बिजनेस मॉडल्स हैं जहां की आपका मार्केटिंग और वन टाइम एक्सपेंस थोड़ा अपफ्रंट होता है, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका सब्सटेंशियल मार्केट शेयर है, 30-40% मार्केट शेयर आपका 3-4 साल में हो गया। अल्टीमेटली मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में चाहे आप कोई भी बिजनेस चलाएं, आपको एक अच्छा बिजनेस मॉडल होना चाहिए जिसमें आपकी पैसे कमाने की क्षमता है और कस्टमर को चार्ज करने की क्षमता है और सस्टेनेबली पैसे बनाने की क्षमता है। तो इन कंपनीज में जहां यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छी लगे और लोगों को लगे कि प्रॉफिटेबिलिटी का कुछ पाथ है, वहां आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहां यूनिट इकोनॉमिक्स पे ही सवाल है, बिजनेस मॉडल पे ही सवाल है, और वहां से हम पीछे हटते हैं। तो इसका एक बड़ा नुआंस्ड अप्रोच है, वन साइज फिट्स ऑल आंसर नहीं है नई एज लिस्टिंग्स का। राधिका मैम, एक जो सवाल अगला होगा वो आप ज्यादा बखूबी समझती होंगी। एक तरफ वो कंपनियां हैं जिन्होंने हर साल 10%, 15%, 20% पिछले 10 साल से 20 साल से वो ऐसा रिटर्न दे रही हैं, और दूसरी तरफ वो कंपनियां हैं जो एक ही साल में 100% रिटर्न देके जा रही हैं। और आमतौर पर निवेशकों को सिर्फ वही कंपनियां चाहिए जो तुरंत ली जाए और तुरंत मल्टी बैगर बन जाए, कुछ महीनों में, कुछ सालों में। आपको ऐसे सवाल अक्सर आते भी होंगे, तो उस तरह के निवेशकों के लिए, उस तरह के रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? आई थिंक मैं आपको सबसे पहले तो ये कहूंगी कि जो बाजार है वो 10 से 12%, 15% रिटर्न ऑन एवरेज देता है, लेकिन वो कभी 40 होता है, वो -30 होता है। आई थिंक क्या हो गया है कि हम जिस दौर में रहते हैं, हमारे टाइम होराइजन्स बहुत कम हो गए हैं, हमारी पेशेंस बहुत कम हो गई है, रिटर्न हमें बहुत छोटे समय में चाहिए। आई वुड टेल इन्वेस्टर्स वन थिंग कि जब आप निवेश कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर रहे, स्टॉक में निवेश नहीं कर रहे, आप किसी बिजनेस के शेयर होल्डर हैं। ये जो वर्ड शेयर है ये वहीं से आता है, आप किसी बिजनेस के शेयर होल्डर हैं। आप अच्छे बिजनेस में निवेश करिए, और अगर वो बिजनेस प्रॉफिट्स जनरेट करेगा, अर्निंग्स जनरेट करेगा, तो बहरहाल उसका प्राइस भी बढ़ेगा। अब कुछ साल वो आपको प्राइस रिटर्न 1 साल में दिख जाएगा, कुछ में आपको कंसिस्टेंटली दिखेगा, लेकिन आपकी सोच और आपकी वो एफर्ट ये होनी चाहिए, प्रयास ये होना चाहिए कि आप अच्छे बिजनेस में निवेश करें। तो बढ़िया बिजनेस ढूंढें, तलाशें, वैल्यू देखें और उसके हिसाब से आप उसमें निवेश कर सकते हैं। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। राधिका से इंटरेस्टिंग बातचीत आगे भी जारी रहने वाली है। 2-3 और इंटरेस्टिंग सवाल मेरे पास हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार।